जरूरी सूचना है सभी स्टूडेंट्स के लिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉइड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेज करते हैं, तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी। मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। नमस्कार दोस्तों, तो फैक्ट के खजाने में आपका स्वागत है एक और वीडियो में। देखिए, सबसे पहले ये क्वेश्चन, ये सारी आपको दिख रही है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज यानी संवैधानिक निकाय, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट, फिनेंस कमीशन, पब्लिक सर्विस कमीशन, इलेक्शन कमीशन, और ये उसके आर्टिकल है ना। तो संवैधानिक बॉडी एग्जाम में जरूर एक सवाल आता है, चाहे उसकी अपॉइंटमेंट से रिलेटेड हो, एज से रिलेटेड हो, है ना। तो ये सब जानेंगे। आइए इसको शुरू करते हैं। हिंदी इंग्लिश दोनों में होगा, परेशान मत होइएगा, मैं बताऊंगा, आप पेशेंस रखिए। जैसे इलेक्शन कमीशन, इलेक्शन कमीशन, इलेक्शन कमीशन, ये तो पता ही होगा, इसको चुनाव आयोग बोलते हैं भाई। इसको भी हिंदी आप अगर पूछोगे तो फिर थोड़ा सा तकलीफ होती है भाई, दिल से बुरा लगता है। खैर चले, तो जो याद रखना है सिर्फ उतना बताऊंगा, उतना ही याद रखना है। इलेक्शन कमीशन आर्टिकल 324 में है। सबसे पहली चीज़, इसमें कौन कौन होता है? इसमें 3 सदस्य हैं भाई इस टाइम प्रेजेंट में। एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर, जिसको मुख्य चुनाव आयुक्त कहते हैं, और 2 अदर इलेक्शन कमिश्नर होते हैं। इलेक्शन कमिश्नर मतलब इनको चुनाव आयुक्त बोल देते हैं भाई। चुनाव आयुक्त, कमिश्नर मतलब आयुक्त होता है। आरओ का पेपर भी दोगे आप तो हिंदी से इंग्लिश शब्दावलियाँ आती है, उसमें भी ये काम आएगा। कमिश्नर मतलब आयुक्त होता है। तो इलेक्शन कमीशन में 3 लोग होते हैं भाई। एक मुख्य चुनाव आयुक्त होता है, 2 अदर चुनाव आयुक्त, यानी 3 मेंबर हो गए। अब इनको अपॉइंट कौन करता है भाई? इनकी अपॉइंटमेंट का मतलब हिंदी में क्या होता है? नियुक्ति होता है भाई। क्या होता है? अपॉइंटमेंट को हिंदी में बोलते हैं नियुक्ति। ये याद रखना। आर ओ यारो में एडमिनिस्ट्रेटिव शब्दावली 10 नंबर की जो आती है, ये सब पूछ लेता है उसमें, है ना। तो नियुक्ति कौन करता है? पहली चीज़, नियुक्ति करता है प्रेसिडेंट। पर प्रेसिडेंट अकेले खुद से नहीं कर सकता, उसको एक कमेटी से रिकमेंडेशन चाहिए होती। 3 मेंबर की कमेटी प्रेसिडेंट को रिकमेंडेशन देगी, है ना। मतलब प्रेसिडेंट को क्या कहेगी? प्रेसिडेंट को सिफारिश देगी। उस 3 मेंबर की कमेटी में होते हैं पीएम होते हैं भाई, है ना। और यूनियन मिनिस्टर होते हैं, जिसको भी पीएम अपॉइंट कर दे। सामान्यतः होम मिनिस्टर को ही करते हैं। और एक लीडर ऑफ अपोजिशन होता है लोकसभा का, ये याद रखना है, राज्यसभा का नहीं, लोकसभा का। तो जैसे मान लीजिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का मुख्य आयुक्त है, ठीक है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर है। प्रेसिडेंट को इसको अपॉइंट करना है, तो ये 3 लोग, कौन? पीएम, होम मिनिस्टर या कोई भी यूनियन मिनिस्टर, और लीडर ऑफ लोकसभा में जो अपोजिशन का होगा, वो बोलेगा इनको करो, तो उसको करा जाएगा। ठीक है, याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है काफ़ी। इन तीनों की अपॉइंटमेंट ऐसे होती है। अब इनका जो टेन्योर है, टेन्योर का मतलब कार्यकाल, कार्यकाल, टेन्योर मतलब कार्यकाल, 6 साल का होता है या 65 साल का, जो भी पहले हो जाए, 6 साल या 65 साल, ठीक है। और फिर इसको हटाया कैसे जाता है भाई? हटाते कैसे हैं इसको? तो इसको वैसे ही हटाते हैं जैसे सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाया जाता है भाई, पार्लियामेंट में रेजोल्यूशन पास करके, ठीक है। तो इसको सेम सुप्रीम कोर्ट के जज की तरह हटाते हैं। किसको? चीफ इलेक्शन कमिश्नर को। एक पॉइंट याद रखना, क्या लिखा है? चीफ इलेक्शन कमिश्नर, यानी मुख्य चुनाव आयुक्त को सेम सुप्रीम कोर्ट के जज की तरह हटाया जाता है। पर बच गए 2 अदर चुनाव आयुक्त, उनको कैसे हटाते हैं? 2 जो अदर चुनाव आयुक्त हैं, उनको मुख्य चुनाव आयुक्त की सिफारिश पे हटा देते हैं, ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर, है ना। जो 2 अदर हैं, उनको सेम उस प्रोसेस से नहीं होगा जिसको मुख्य चुनाव आयुक्त करते हैं। इसको चीफ इलेक्शन कमिश्नर कहेगा प्रेसिडेंट से हटा दीजिए, हटा दिया जाएगा, है ना। और रेजिग्नेशन देना होगा इन तीनों में से किसी को भी, तो प्रेसिडेंट को ही रेजिग्नेशन देंगे। क्या ये दोबारा रीअपॉइंट हो सकते हैं अपने पद के बाद? तो बिल्कुल हो सकते हैं भाई। आगे भी नियुक्ति के लिए फर्दर एलिजिबल होते हैं, एलिजिबल फॉर फर्दर अपॉइंटमेंट। दोबारा का मतलब समझे? ये नहीं जैसे अभी इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया है, क्या बाद में गवर्नर बन सकता है या कोई और बॉडी का चेयरमैन बन सकता है? तो बिल्कुल बन सकता है। कॉन्स्टिट्यूशन में ये चीज़ नहीं लिखी कि अगर आप एक बार चुनाव आयुक्त तो बन गए तो दोबारा किसी पद पर नहीं जा सकते, ये कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं मेंशन है। तो ये हो गया इलेक्शन कमीशन का। आई होप आपको याद रहेगा। क्या? 324, 3 लोग होते हैं, एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर, 2 अदर, अपॉइंट प्रेसिडेंट करता है, सिलेक्शन कमेटी 3 मेंबर की, उनसे सिफारिश लेता है, कार्यकाल 6 या 65, ठीक है। हटेगा सेम वैसे ही जैसे सुप्रीम कोर्ट का जज, और टर्म 6 से 65 साल। अगला फिर भैया यूपीएससी, सपना होता है जो लोगों का, स्टेट मतलब यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। इसमें आर्टिकल 315 याद रखना है आपको, 315 से 23 जो है यूपीएससी से डील करता है। अगर आप ये भी याद रखोगे तो भी काम हो जाएगा। इसमें एक चेयरमैन होता है और मेंबर की संख्या वेरी करती रहती है जितनी प्रेसिडेंट रखना चाहे, ठीक है। अपॉइंटमेंट सिंपल तरीके से प्रेसिडेंट अपॉइंट कर देता है, नियुक्ति हो जाती है अपॉइंटमेंट से। और इसका जो कार्यकाल होता है इसका भी वही 6 या 65 साल ही होता है, ठीक है। रिमूव कैसे होगा भाई? रिमूव होता है भारत के राष्ट्रपति द्वारा, बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, अगर संविधान में जो भी तरीके वर्णित है उसी के आधार पे, या मिसबिहेवियर के आधार पे। मतलब अगर किसी तरह का वो दुर्व्यवहार करता है तो उसकी जांच जो होगी वो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा होगी, तब हटाया जाएगा। तो इन सिंपल टर्म प्रेसिडेंट हटाता है, ये याद रखना। ये नहीं कि पार्लियामेंट में रेजोल्यूशन वगैरह पास होना हो, ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। और अगर रिज़ाइन करना है तो भी प्रेसिडेंट को रिज़ाइन कर देगा।
चेयरमैन जो इसका होता है, आपको याद रखना, चेयरमैन अगर वो रिटायर हो चुका है तो उसके बाद किसी फर्दर एम्प्लॉयमेंट, किसी और जॉब में वो नहीं जा सकता, ये आपको याद रखने वाली बात है। चेयरमैन जो है वो किसी और फर्दर एम्प्लॉयमेंट में नहीं जा सकता। और हाँ, अदर मेंबर जो हैं वो चेयरमैन बन सकते हैं, है ना। अदर मेंबर है, मान लीजिए एक चेयरमैन था, 10 अदर मेंबर थे, तो चेयरमैन रिटायर हुआ, ये अब कोई जॉब में नहीं जा सकता। पर जो नीचे के मेंबर हैं वो चेयरमैन बन सकते हैं, या जो स्टेट पीएससीज होते हैं उसमें चेयरमैन बन सकते हैं, ये हो सकता है ना। दे आर एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट एज चेयरमैन ऑफ यूपीएससी या स्टेट पीएससी, ठीक है, किसी और अपॉइंटमेंट पे नहीं जा सकते। चेयरमैन जो होता है और मेंबर इज नॉट एलिजिबल फॉर सेकेंड टर्म, ये याद रखना। एक बार में एक ही चेयरमैन बनेगा, ये नहीं दोबारा वापस से चेयरमैन बन जाए, नहीं। और वही जो यूपीएससी में वही आर्टिकल स्टेट पीएससी में आता है 315 से 23, याद रखिएगा। बस फ़र्क यहाँ पे इतना है, यहाँ 62 साल है और वहाँ पे 65 साल है, ठीक है। यहाँ पे 6 या 62 है, वहाँ पे 6 या 65 है। अब आप सोचोगे इसको क्या गवर्नर अपॉइंट करता है, तो बिल्कुल इसको अपॉइंट गवर्नर करता है, रिमूव प्रेसिडेंट करता है। यहाँ पे लोगों से गलती हो जाती है ना। स्टेट पीएससी जो होता है उसको अपॉइंट गवर्नर करेगा चेयरमैन को, पर हटाएगा कौन, प्रेसिडेंट। सेम जैसे वो हटता है यूपीएससी का मेंबर, प्रेसिडेंट जब चाहे हटा दे, अगर मिसबिहेवियर करा है, कोई दुर्व्यवहार, तो सुप्रीम कोर्ट उसकी जांच करेगी भाई, फिर हटा दिया जाएगा। और रेजिग्नेशन देना होगा तो गवर्नर को ही देगा, प्लीज़ ये 3 चीज़ें आपको याद रखनी, एक अपॉइंट, ठीक है, दूसरा रिज़ाइन, तीसरा रिमूवल। अपॉइंट कौन करता है, गवर्नर करता है स्टेट पीएससी को। रेजिग्नेशन देना है तो आप किसको दोगे, रेजिग्नेशन देना है तो आप गवर्नर को दोगे। पर रिमूव करना है, अगर हटाना है तो प्रेसिडेंट करेगा, भूलिएगा मत प्लीज़, ठीक है। अपॉइंट करेगा प्रेसिडेंट, अब जो अपॉइंट कर रहा है उसी को तो ही आप रेजिग्नेशन दोगे, सिंपल सी टर्म है ना। अगर मैंने आपको जॉब दी तो आप मुझे को तो रेजिग्नेशन दोगे। पर हटा सकता है कौन, मेरा भी जो बॉस होगा वो आपको हटा देगा, जैसे प्रेसिडेंट हो गया, ठीक है। अब इसमें एक ध्यान करने वाली बात यह है जो स्टेटमेंट में फंसा देता है। अब जो इसका चेयरमैन होता है, इसका चेयरमैन जो होगा, अध्यक्ष जो होगा, जैसे अब इसका जो अध्यक्ष होगा वो वापस से, जैसे मान लीजिए अभी संजय श्रीनेत करके हैं यूपीपीएससी के अध्यक्ष, वो वापस से अध्यक्ष नहीं बन सकते उस बॉडी के, पर यूपीएससी के अध्यक्ष बन सकते हैं क्योंकि वो उससे ऊपर है ना। तो चेयरमैन इज एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट एज चेयरमैन और मेंबर ऑफ यूपीएससी, यूपीएससी के मेंबर बन सकते हैं, पर वापस से वो सोचो एसपीएससी यानी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के बन जाए, नहीं, या किसी और जॉब में चले जाएं, नहीं हो सकता। और ना ही इनको सेकेंड टर्म मिलता है, ठीक है। इसके बाद भैया फाइनेंस कमीशन या वित्त आयोग, बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है जो आपको याद भी होगा, 280 आर्टिकल होता है इसका। इसमें 5 लोग होते हैं टोटल, एक तो चेयरमैन होता है यानी अध्यक्ष होता है, और 4 अदर मेंबर होते हैं, तो टोटल 5 लोग होते हैं। इन पाँचों को अपॉइंट कौन करता है, प्रेसिडेंट। क्या कोई सिफारिश करता है तो अंदर से भले करता हो, इसके लिए कोई कमेटी नहीं है प्रेसिडेंट को जो सिफारिश करे, तो प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है फाइनेंस कमीशन को। टर्म क्या होता है भाई, इसका जो कार्यकाल क्या होगा भाई, कार्यकाल जो है ये प्रेसिडेंट पर ही डिपेंड करता है कि कितने टाइम तक रखना उसको, नहीं 5 वाला कोई काम नहीं। क्या दोबारा से फाइनेंस कमीशन कोई बन सकता है, तो बिल्कुल बन सकता है दोबारा से फाइनेंस कमीशन। और दोस्तों प्रेजेंट में फाइनेंस कमीशन कौन है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कौन है, ये कमेंट में आप बताते जाइए, ठीक है। थोड़ा तो आप करंट अफेयर्स पढ़ ही रहोगे। तो ये हो गया, फाइनेंस कमीशन का काम क्या है, राज्यों और केंद्र में कितना टैक्स का डिस्ट्रीब्यूशन होता है ये बताते हैं ना, उसकी रिकमेंडेशन भी एग्जाम में आ जाती है। फिर एक जीएसटी, भैया जीएसटी तो आपको पता ही होगा, वस्तु एवं सेवा कर परिषद, जो इसका आर्टिकल याद रखना है जीएसटी का, पहली चीज़ 289 है, कौन से में है, 279 है। और इसको कब ऐड करा गया था भाई, 101 संविधान अमेंडमेंट 2016 के थ्रू ऐड करा गया था, ठीक है। याद रखना है इसको, बस इसी में इतना ही याद रखना है आपको। और जीएसटी डे 1 जुलाई को हम लोग मनाते हैं भाई। एक टर्म और याद रख लो कि जो फाइनेंस मिनिस्टर होता है वही इसका चेयरमैन होता है, ठीक है। फाइनेंस मिनिस्टर कौन होता है, चेयरमैन होता है, बस ये 3 चीज़ याद रखनी। इसके बाद नेशनल कमीशन फॉर एससी आता है आपका, है ना, नेशनल कमीशन फॉर एससी, जो कि आर्टिकल 338 में है, ठीक है। एक चीज़ और मैं ऐड ऑन कर दे रहा हूँ, 89 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2003 आया था, उसके थ्रू नेशनल कमीशन फॉर एससी यानी जो आपका ये अनुसूचित जाति आयोग होता है और अनुसूचित जनजाति आयोग, इसको अलग करा गया था 89 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से। भाई अनुसूचित जाति के लिए बना दिया 338, अनुसूचित जनजाति के लिए 338A। पूछ लेता है 338A कब बना या अनुसूचित जनजाति आयोग कब बना, तो ये बना भाई 89 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2003। कॉम्पोजिशन यानी जो इसका संगठन है, इसको क्या बोलते हैं, कॉम्पोजिशन को, संगठन के कितने लोग होते हैं, तो एक अध्यक्ष होता है यानी चेयरपर्सन होते हैं, एक उपाध्यक्ष होता है, ठीक है, एक अध्यक्ष होता है, एक उपाध्यक्ष होता है, 3 अदर मेंबर होते हैं। तो ये इन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी में टोटल 5 सदस्य होते हैं। कितने होते हैं, चाहे नेशनल कमीशन फॉर एससी हो, एसटी हो, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास हो, सब में 5 सदस्य होंगे, ठीक है। और 5 का अपॉइंट प्रेसिडेंट करेगा, कौन करता है, प्रेसिडेंट। इनका कार्यकाल जो होता है वो 3 साल के लिए होता है। इनका कार्यकाल कितना होता है, 3 सालों के लिए होता है, और 2 टर्म से ज़्यादा नहीं बन सकते दोबारा, है ना। कार्यकाल याद रखना 3 साल। और नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट यानी अनुसूचित जाति आयोग 338।
फिर आता है अनुसूचित जो जनजाति आयोग आता है, क्या आता है, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति, यहाँ पे आएगा 338 में। तो कब ऐड करा गया था इसको, 89 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2003 से। इसमें भी वही एक चेयरपर्सन, वॉइस चेयरपर्सन यानी अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और 3 मेंबर, प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करेगा 3 साल के लिए, 2 टर्म से ज़्यादा नहीं। तो बहुत आसान हो गया, देखिए वो 338, ये 338 हो गया। इलेक्शन कमीशन 324, यूपीएससी 315, जीएसटी 289A, याद रखते रहो भाई। फाइनेंस कमीशन 280 हो गया। इसके बाद अटॉर्नी जनरल का आर्टिकल 76 बस आपको याद रखना है, अटॉर्नी जनरल, ठीक है। और इनको हिंदी में महान्यायवादी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, महान्यायवादी। इनको भी अपॉइंट यानी इनकी भी नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। टर्म इनका फिक्स नहीं है, ठीक है। और रिज़ाइन अगर देना है तो आप प्रेसिडेंट को ही रिज़ाइन देंगे जाके, ठीक है। ऐसे ही एडवोकेट जनरल होता है, जैसे केंद्र में अटॉर्नी जनरल होता है और राज्यों में एडवोकेट जनरल, जिसको महाधिवक्ता बोलते हैं। क्या बोलते हैं, महाधिवक्ता, ठीक है, इसको याद रखना, महाधिवक्ता। ये आर्टिकल 165 में, वो 76 में, ये 165, 76 65। उसको कौन प्रेसिडेंट कर रहा था, इसको कौन करेगा, गवर्नर करेगा, ठीक है, याद रखिएगा, सब कुछ गवर्नर ही डिसाइड करेगा। एक ये रह गया भाई, SC ST का हमने बैकवर्ड क्लास जो था, पिछड़ा वर्ग आयोग है ना, पिछड़ा वर्ग आयोग, इसका अध्यक्ष मतलब आर्टिकल है 338B। तो SC ST और बैकवर्ड क्लास जिसको OBC बोलते हैं, 338, 338A, 338, इसमें B लगा दो भाई। इसको 102 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू 2018 में बनाया गया था, ये भी याद रखना। इसको 89 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2003 से बनाया है, इसको 102 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2018 से बनाया है। वही सेम 5 सदस्य इसमें भी होते हैं, प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है, 3 साल ही होता है। इन सब का काम एक ही है, 3 साल मतलब 3 साल टेन्योर है, 5 मेंबर सब में ही है, और अपनी अपनी जाति के अपलिफ्टमेंट के लिए काम करेंगे भाई, उनमें सुधार के लिए। एक और ये याद रख लो भाई, स्पेशल ऑफिसर जो होता है लिंग्विस्टिक मिनॉरिटी। लिंग्विस्टिक मिनॉरिटी मतलब भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए जो विशेष अधिकार होते हैं। भाषाई अल्पसंख्यक नहीं, किसी भी एरिया में लैंग्वेज बोलने वाले कोई ज़्यादा हैं कोई कम, उसका सिंपल सा आर्टिकल याद रख लो 350B। और इसको हमारे संविधान में 7 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1956 से ऐड करा गया है, ठीक है, याद रखना। इसमें सिर्फ एक ही आदमी होता है, एक ही मेंबर होता है, प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। इसको कौन अपॉइंट करता है, राष्ट्रपति। इसका जो मुख्यालय है वो न्यू दिल्ली में है, ठीक है। और रीजनल ऑफिसेज भी 3 बने हुए हैं, कर्नाटक में है बेलगाम में, चेन्नई में है तमिलनाडु में, वेस्ट बंगाल में कोलकाता। ये पूछ चुका है एग्जाम में, रीजनल ऑफिस बेलगाम, कर्नाटक, चेन्नई तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, कोलकाता, ठीक है। इसके बाद कैग यानी भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, आर्टिकल 148, बस ये याद रखना है। कैग को भी अपॉइंट प्रेसिडेंट करता है 6 साल या 65 साल के लिए, है ना, जो भी पहले हो जाए। और रिज़ाइन करना है अगर, तो वो भी राष्ट्रपति को ही रेजिग्नेशन देगा, हटेगा सेम ये ऐसे ही जैसे सुप्रीम कोर्ट का जज हटता है वैसे ही, है ना। तो इलेक्शन कमीशन को, कैग को वैसे ही हटाते हैं जैसे सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाया जाता है। और रिज़ाइन करना है तो अपना प्रेसिडेंट को दे दो। तो ये थी आपकी सारी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़। एक बार क्विक रिवीजन में आर्टिकल को देखते हैं। जैसे कैग आर्टिकल 148 रहेगा, अटॉर्नी जनरल 76 रहेगा, एडवोकेट जनरल 165 रहेगा, और आपका नेशनल कमीशन फॉर ST 338A में रहेगा। नेशनल कमीशन फॉर लिंग्विस्टिक मिनॉरिटी यानी अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकार भाषाई 350B रहेगा। और बैकवर्ड क्लास यानी जो पिछड़ा वर्ग होता है उसके लिए 338B है। और आपका 338 अनुसूचित जाति के लिए हो गया, ठीक है। और वित्त आयोग 280 और GST 289A और आपका स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन या UPSC 315 और इलेक्शन कमीशन 324। तो वीडियो पसंद आया कि नहीं कमेंट में ज़रूर बताइएगा, अच्छा लगा हो अगर। और स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज को ज्वाइन करके आप कंप्लीट प्रिपरेशन करिए हमारे साथ। ये सब एक नमूना है खाली, आप सोचिए पेड ग्रुप में क्या क्या मिलता होगा। पेड ग्रुप में जब आप जुड़ेंगे तो पूरे एक्सक्लूसिव वीडियोज़, बेहतरीन सा स्टडी मटेरियल, मतलब इतना रिवीजन आपको करा देंगे, आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा कुछ, सब हम करके देंगे। रिसर्च भी हम करेंगे, पढ़ाएंगे भी हम, कंटेंट भी हम देंगे, टेस्ट भी हम लगवाएंगे, क्विज भी हम ही लगवाएंगे, और फीस बहुत ही मिनिमम।